जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अभी हम लोग का क्या चल रहा था? मौर्य साम्राज्य चल रहा था। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने मौर्य वंश के प्रथम शासक, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत के उद्धारक के रूप में जानते हैं, मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ा, और मगध साम्राज्य में प्रथम ऐसे शासक जिन्होंने मगध साम्राज्य की काया पलट कर दिया, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। उसके बाद अशोक के बाद इस वंश के शासक जो बने थे, कुणाल बने थे। और अशोक के समय में बहुत सारे अधिकारी थे। किस अधिकारी का क्या काम था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिससे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है रूपदर्शक। ठीक है, रूपदर्शक ये जो थे सिक्के, जितने भी सिक्के रहते थे, होता क्या था, जैसे मान लीजिए अभी भी देखते होंगे जो नोट का क्या कहते हैं, जो डुप्लीकेट निकाल देते हैं, देखते हैं ना। अभी भी हम लोग को, जैसे मोदी जी आए थे तो 14 में क्या कहते हैं, नोटबंदी किए थे, उसमें क्या कहते हैं, उनके नज़र से या रिजर्व बैंक के नज़र से क्या था, जो 500 और 1000 का नकली नोट मार्केट में बहुत सारा आ गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहता, नोटबंदी किया था। उसी तरह उस समय जो थे रूपदर्शक का काम क्या था, उस समय के जितने भी सिक्के थे उसकी शुद्धता को जांच करने का इनका क्या कहता अधिकारी थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सौवर्णिक। इनका जो था, ये पैसे की शुद्धता का जांच करते थे। ठीक है, और इनका क्या था, टकसाल। टकसाल मतलब समझते हैं आप लोग? टक्स रिजर्व, जो पश्चिम बंगाल गए होंगे तो पश्चिम बंगाल में टकसाल है। टकसाल मतलब वो जहाँ पैसा छपाई होता है। ठीक है, टकसाल दो तरह से होते हैं, जहाँ पैसा छपाई होता है उसको भी कहते हैं, जो रिजर्व बैंक का जहाँ पैसा स्टॉक होता है उसको भी कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक का जैसे आप जाइएगा, नासिक में पैसा छपाई होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, तो हर जगह अलग अलग नोट्स होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में आपको 50 रुपये का और सिक्के का छपाई होता है। ठीक है, तो टकसाल के प्रमुख होते थे उसके। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यवहारिक जितने में थे, दीवानी न्यायालय। दीवानी आप लोग जानते हैं, जब हम लोग सिविल कोर्ट के बारे में देखते हैं, जिला न्यायालय के बारे में देखते हैं, उसमें दो तरह के न्यायालय होता है, एक दीवानी होती है, एक फौजदारी होती है। ठीक है, दीवानी न्यायालय का काम है जमीन विवाद से जुड़े हुए जितने भी केस आते हैं। ठीक है, परिवार वाले केस जितने भी आते हैं उसमें। फौजदारी मारपीट, गोली, पिस्तौल, इस सब के बारे में आती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है समाहर्ता। इनका जो काम था, कर निर्धारण करना। ठीक है, इनका काम था कर निर्धारण करना, किस क्षेत्र में किसको कितना कर लगेगा, किस व्यापारी के ऊपर कितना कर लगेगा, इनका काम था कर निर्धारण करना। और सन्निधाता जो थे, इनका काम था राजकोषीय, ये कर भंडारण जो था उसके अधिकारी थे, जो जहां कर रखा जाता था उसके अधिकारी थे। ठीक है, राजकीय कोषागार या भंडारण के संरक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और धर्म महामात्र। धर्म मतलब आप जानते हैं, धर्म महामात्र। इनका जो था, समाज में ऊंची कास्ट, नीची कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म के, अशोक के समय हर तबके के लोग रहते थे, उनके भी सामंजस्य स्थापित करना। मतलब अब मान लीजिए आप अभी के समय भी जो SC/ST हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, जाकर उनको पीटिएगा और SC करिएगा, ये है तो वो आप पे क्या लगेंगे, SC/ST एक्ट लगवा देंगे। ठीक है, तो वही जो है, इसके बीच में जो सामंजस्य स्थापित रहता था, आप उसको मतलब उसके जाति सूचक शब्द से नहीं तंग नहीं करे या उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करे, उसके लिए ये थे, धर्म महामात्र थे। ठीक है, उसके बाद अंतः महामात्र। ये जो थे सीमावर्ती क्षेत्रों में जितने भी राज थे, मान लीजिए मगध के सीमावर्ती क्षेत्र जितने भी थे, उसमें क्या थे, धर्म का प्रचार करने का अधिकारी थे। मतलब ये जो थे, इनका काम था, सीमावर्ती जितने भी राज हैं वहाँ क्या था, बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में या धर्म के प्रचार के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, नाम से ही लगता है स्त्री अध्यक्ष। ये जो थे महिलाओं के नैतिक आचरण, महिला का क्या नैतिक आचरण होना था उसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। राजुक जो थे, साम्राज्य में न्याय एवं राजस्व का अधिकारी थे। मतलब मौर्य साम्राज्य में जो भी न्याय मतलब क्या, आप किसी को पीट दिए तो उसका जो न्याय होगा, और राजस्व कर का अधिकारी ये थे। ठीक है, उसके बाद युक्तक। ये जो थे युक्तक, ये तो जिला में राजस्व वसूली, जिला के अंदर जैसे डीएम का काम होता है, मतलब यहाँ सीधा लिख दीजिए डीएम। ठीक है, ये डीएम के रूप में काम करते थे। ठीक है, और महामात, ये सर्प थे, ये गुप्तचर विभाग के प्रधान थे। ठीक है, तो इसके बारे में गुप्तचर विभाग के जानते हैं ना, पुराने को गोड पुरुष कहते थे, ये सब बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो
जब चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी चाणक्य की पुस्तक पढ़ते अर्थशास्त्र जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोले थे, सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया गया था। सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौन से अधिकारी एक राज्य के लिए क्या कहे जाते हैं, जैसे राजा, राजा क्या होता था, सर होता है। राजा क्या होता है, एक राज्य के लिए सर होता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री एक देश के लिए सर होता है, ठीक है। उसके बाद अमात्य प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या थे, आंख थे। ये क्या थे, एक राज्य के लिए आंख थे। उसके बाद होते जापद, ये थे जांग के रूप में काम करते थे। दुर्ग जो था वो बाह, जानते दुर्ग से मतलब क्या था, किसी को सुरक्षित रखते, वो क्या कहता था, दुर्ग सुरक्षित रहता था। कोष या धन क्या था, मुख होता था, ठीक है। कोष या धन क्या होता था, मुख होता था। और सेना जो होता है उसका मस्तिष्क होता था, क्या कि आपके मस्तिष्क से ही आप अपनी रक्षा कीजिएगा, और उसी तरह सेना क्या करता है, हमारे क्षेत्र की रक्षा करता। और मित्र जो थे वो कान होते थे, आपका हम जानते हैं ना। मित्र जब बात आता है तो आपको पता होगा, मित्र आपको जन्म से नहीं मिलता, मित्रता आपको कर्म से मिलता है, ठीक है। आपको बहुत जन्म से भाई बहन माता पिता मिलेंगे, लेकिन मित्र आपका जो आचरण रहेगा, आपकी जो क्या कहते हैं मन की जो स्थिति रहेगी, उसी मुताबिक आपको मित्र मिलेगा। आप अच्छे होंगे तो आपको अच्छे मित्र मिलेंगे, और खराब होंगे तो खराब मित्र मिलेंगे। इसलिए धरती पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मित्र को लोग मानते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अमात्य जो थे वो योग अधिकारी होते थे। ये क्या कहते हैं, अधिकारियों के समूह के प्रमुख होते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मौर्य काल में क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया था। उसमें उत्तरापंथ थी, उत्तरापथ जो ऊपर के क्षेत्र था उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। अवंती, ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और कलिंग की राजधानी तौशली। दक्षिणी पथ के सुवर्णगिरी, दक्षिणी पथ के सुवर्णगिरी। और पूर्वी पथ की कौन था, पाटलिपुत्रा। पूर्वी प्रांत का कहा था, पाटलिपुत्रा बिहार, ठीक है। दक्षिणी पथ का सुवर्णगिरी, ठीक है। कलिंग का तौशली, अवंती का उज्जैनी, और उत्तरापथ का तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, पुराणों में के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी जो हुए, कैसे कैसे हुए, और अंतिम शासक कौन थे उनके बारे में देखते हैं। कुणाल, ठीक, अशोक के बाद कुणाल आए, और अंतिम जो थे बृहदत्त, ठीक, अंतिम शासक माने जाते हैं, ठीक। जब हम पढ़ेंगे मरणोत्तर काल, मौर्य वंश के बाद को लेकर शुंग वंश पढ़ेंगे, तो उसमें उसके बाद बीच में ये सब शासक बने। ये जैसे दशरथ जो अशोक के पौत्र थे, पौत्र होगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा अशोक ने आजीविकों के लिए चौपाल, कर्ण, विश्व झोपड़ी नामक गुफाएं निर्माण किया था। उसी तरह इन्होंने क्या किया था, बराबर की गुफाओं को क्या किया था, आजीविकों के लिए निर्माण किया था। इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये लास्ट थे बृहदत्त थे अंतिम शासक, ठीक है। और द्विवादन के अनुसार उत्तराधिकारी जो थे कुणाल, ठीक है। और पुष्यमित्र के बारे में दिया जाता है अंतिम, ठीक। अब हम लोग आते हैं आगे जब हम आते हैं तब हम किसके बारे में देखेंगे, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद इसमें यहाँ कौन सा वंश हुआ था उसके बारे में देखेंगे। मौर्य वंश के पतन के बाद ये सब छोटे छोटे वंश हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, तुरंत इनके बारे में सिर्फ इनके प्रथम शासक, इनके एक दो शासक जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में देखेंगे, और अंतिम शासक देखेंगे, बात खत्म। इसमें प्रथम आते हैं शुंग वंश, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर कब 1885 ईस्वी पूर्व में शासक बने। और इनकी जानकारी, इनके शुंग वंश की जानकारी हमें मिलता है साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों, दोनों साक्ष्यों के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। तो पूछता है शुंग वंश की जानकारी हमें किस तरह मिलती है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य में हम देखेंगे तो पुराणों, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है इसकी जानकारी। वान भट्ट की पुस्तक हर्षचली उसमें मिलती है। पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और कालिदास, ठीक है, कालिदास, ठीक, कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, उससे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्र, इससे भी हमें क्या मिलती है, शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में हमें कहा किस किस चीज से इसकी जानकारी मिलती है, ये देखेंगे। सबसे पहले अयोध्या अभिलेख, अयोध्या में जो अभिलेख मिलता है उससे हम देखते हैं। वेशनगर आपको पता है, हेलियोडोटस का वेशनगर अभिलेख उससे मिलता है, और भरूत अभिलेख से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। शुंग वंश की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा से कहाँ चली गई, विदिशा चले गई। और पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ करने में कौन पंडित थे, तो ये पतंजलि इनके पुरोहित थे, ठीक है। तो पूछता है, ये देख लेना, याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं विजयाभ्याम।
पुष्यमित्र ने कौन कौन से, कलिंग शासक खारवेल। जब हम पढ़ते हैं कलिंग में, जब हम पढ़ते अशोक के पतन के बाद कलिंग जो क्षेत्र था उसमें एक छोटा सा राजवंश आया था, चेदी वंश। और चेदी वंश के जो संस्थापक थे वो कोई और थे, लेकिन खारवेल उनके प्रसिद्ध राजा थे, तो इसलिए चेदी वंश के सभी राजाओं के बारे में पढ़ने के लिए जरूरी नहीं पड़ता, लेकिन खारवेल के बारे में पढ़ना इसलिए रहता है कि इनका जो है अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, इसके बारे में बहुत से राजाओं की जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र को क्या कहता पराजित कर दिया था। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं, यही अशोक के समय में क्या हुआ था, कलिंग, अशोक के समय में कलिंग को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ठीक है, और बाद में कलिंग का एक छोटा सा शासक क्या किया, मगध को, क्षेत्र को पूरी तरह अपने अधीन ला दिया। ठीक है, यमन शासक के बारे में हम लोग देखेंगे। यमन शासकों ने इस पे आक्रमण किया था, और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, उसमें हमें मिलती है, जो क्या कहते हैं मगध पर किसने आक्रमण किया था, यमनों ने आक्रमण किया था। मनु स्मृति की रचना इसी काल में हुई थी। आपको पता है मनु स्मृति की रचना किस काल में हुई थी, इसी शुंग वंश के काल में हुआ था। और मनु स्मृति के बारे में आप लोग, हम इससे पहले भी क्लास में बताए हुए थे, मनु स्मृति जो है एकदम पूरा तरह से ब्राह्मणवादी इस सोच की पुस्तक है। ठीक है, हम देखिए, हम किसी धर्म या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जहां मनु स्मृति रहेगा वहां आपके संविधान को भी मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें उसका जो नियम है बहुत ही कड़ा कानून है। ठीक है, इसलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, अंतिम शासक इसके जो थे शुंग वंश के देवभूति थे। पूछता है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, इसकी हत्या जो कर दिए थे वासुदेव करके, और कन्नव वंश की स्थापना किया था, कन्नव वंश की स्थापना करवाया था। और कन्नव वंश 75 ईस्वी से 30 ईस्वी पूर्व तक रहे, और इसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हर्षचलित से मिलती है। और वासुदेव ब्राह्मण वंश के थे, ये भी ब्राह्मण वंश के और ये भी ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। कन्नव वंश के 4 शासक हुए। 4 शासकों में हम लोग किसके बारे में देखते हैं, सिर्फ देवभूति, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके शतवाहनों के प्रथम शासक जो थे श्रीमुख, उन्होंने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, और कौन से वंश की स्थापना किया था, अंध शतवाहन की स्थापना किया था। ठीक है, अब आगे आते मरोत्तर काल में अंग शतवाहन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण, यमन का आक्रमण, जिसमें हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंद यूनानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, शक के बारे में पढ़ेंगे, और कुषाण के बारे में हम लोग को पूरा तरह पढ़ना है कि कुषाण के जो शासक थे कौन, कनिष्क, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें भीम के कटफिशस के बारे में पढ़ना है, कुजुल कटफिशस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कनिष्क के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसके पढ़ने के बाद हम लोग जब ये पढ़ लेंगे तब हम कहाँ आ जाएंगे, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, गुप्ता, और उसके बाद गुप्ता के बाद गुप्त उत्तर काल, उसके बाद दक्षिण भारत के थोड़ा 1-2 राज्यों के बारे में जैसे पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के कुछ चोल, चेर, पांड्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूल रूप से एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, सातवाहन राज्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक श्रीमुख थे। पुराणों में इसे क्या कहा जाता था, सतवाहन या अंधव्रत कहा जाता था। इस बारे में नहीं देखें। इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान, लेकिन बताया जाता है इसका जो मूल रूप से शासन चलता था वो महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र था, लेकिन इसका नाम अंत रखा गया। ठीक है, प्रारंभिक इसकी राजधानी थी अमरावती, और बाद में इसकी राजधानी कहाँ बना दिया गया था, प्रतिष्ठान बना दिया गया। ठीक, आगे हम लोग आते हैं, प्रमुख शासक इसके जो हुए थे, बहुत सारे शासक हुए थे, जिसमें से 2-3 शासक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें सतकर्णी प्रथम। जब हम अंध शतवाहन वंश के बारे में आएंगे तो इनका एक चीज, इस वंश में एक चीज है, इनके जितने भी शासक थे उनके शुरू में माता का नाम लगता था। जैसे हम लोग देखते हैं गौतमी पुत्र, विशिष्टि पुत्र, यज्ञश्री, इनकी सबको माता का नाम था। इससे आप लोग को लगेगा ये कैसे थे, मातृ सत्तात्मक थे, लेकिन मातृ सत्तात्मक नहीं थे। माता को लोग इज्जत देते थे, माता के नाम से लोग जाने जाते थे। लेकिन इसमें एक भी शासक ऐसे नहीं हुए जो महिला शासक हुए, क्या थे, अपनी सत्ता को पुरुषों के बीच में ही हस्तांतरण करते थे, मतलब पिता से पुत्र में ही जाता था। ठीक है, ये हम देखेंगे। सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलवामी, उसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे आते हैं, हम सब पहले देखेंगे सतकर्णी प्रथम के बारे में। ठीक, ये महान शासक थे और चांदी के सिक्के
इनके जो सिक्के मिले चांदी के, ये इनके समय में चांदी के सिक्के चलाए गए थे, और उसमें क्या मिला था, घोड़े के आकृति मिली थी। उसमें किसका आकृति अंकित था, घोड़े की आकृति अंकित था। और इन्हें दक्षिण भारत की या दक्षिणी पंथ की स्वामी कहा जाता था। सतवाहनों को क्या कहा जाता है, दक्षिण पंथ की स्वामी कहा जाता है, ठीक है। और इनके बारे में नैनीका का जो अभिलेख था, नाना घाट शिलालेख, उससे हमको मिलता है। इस शिलालेख के राइटर कौन थे, नैनीका थे, जो सतकर्णी की पत्नी कही जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नासिक से 8000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के समय के नासिक से 8000 सिक्के मिले, जिसमें एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का अंकित था। नहपान हम जब क्या करेंगे, दक्षिण भारत के शासकों को जब पढ़ेंगे तो उसमें शाक में पढ़ेंगे तो इनके बारे में कुछ देखेंगे, ठीक। आगे आते हैं, अब आते हैं विशिष्टिपुत्र। इनका जो शासनकाल था वो कब से कब था, 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी के बीच, और ठीक है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के पुत्र थे। इन्होंने अपनी कौन सी उपाधि धारण की थी, दक्षिणी पंथेश्वर की उपाधि धारण की थी। विवाह हो जाता था, पूछता है विशिष्टिपुत्र पुलमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, दक्षिणी पंथेश्वर की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। शक शासक रुद्रदमन को पराजित कर उसके पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कैनहरी अभिलेख है, एक कैनहारी अभिलेख है, कैनहरी अभिलेख है, इसी से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, जो इन्होंने शकों को पराजित करके रुद्रदमन की पुत्री से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं यक्षश्री सतकर्णी। इनके बारे में हम लोग जब देखेंगे, इन्होंने शकों का जो क्षेत्र था उसको क्या कहता, उस क्षेत्र को इन्होंने अधिकार कर लिया, और सिक्कों पर जहाज का चित्रण मिलता है, जिससे मिलता है, देखिए जहाज का चित्रण मिलने का मतलब क्या था, ये समुद्र में भी क्षेत्र में भी इनका शासन व्यवस्था था। ये समुद्री सेना भी रखते थे, और व्यापार और जलयान के प्रेमी थे। ये जो थे जलयान के प्रेमी थे। और शासन इनका जो था कब था, 173 ईस्वी से 203 ईस्वी के बीच था। मृत्यु के बाद सतवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया। क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद, यक्षश्री सतकर्णी के बाद सतवाहन 2 भाग में बट गए। कारण था क्या था, जो केंद्रीय सत्ता जो थी वो कमजोर थी, ठीक है। तो ये था विद्रोह और केंद्रीय सत्ता का दुर्बलता, इनका मुख्य कारण था 2 भाग बटने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट आते हैं। उसके बाद जब हम सतवाहन देखते हैं तो सतवाहन में एक जो इसके 17वां शासक जो थे हाल, उनकी जो पुस्तक थी कथा सप्तशती, ठीक है। और उसके बाद एक गुणार्ड थे इनके समय में, जिनकी पुस्तक का नाम था बृहत कथा। ये 2 पुस्तक हैं, विवाह हो जाते हैं। तो हाल की पुस्तक का नाम क्या था, कथा सप्तशती। और गौतमीपुत्र सतकर्णी इनका था। इनके जो था ये कुछ वहाँ जो जब पढ़ रहे थे इनके पीछे, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको बाद में नोट करवाए थे। ये इन्होंने क्या कहता, पुनरुद्धार सतवाहनों का वंश का स्थापित किया था। ये इन्होंने क्या कहता, सतवाहनों को फिर से अच्छी तरह प्रतिष्ठित किया था और अच्छी तरह वंश को स्थापित किया था। और ये वन व्यवस्था, हम लोग वन व्यवस्था के बारे में सबसे पहले कहाँ पढ़े थे, जब शुरू में हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे, दूसरी में उसके 10वें मंडल में ही वन व्यवस्था के बारे में पढ़े थे। इसको कहते हैं रक्षक थे, और नासिक अभिलेख में इनका वर्णन मिलता। और इन्होंने अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। इनको कौन सी ब्राह्मण की उपाधि मिली थी, अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि मिली थी। यक्षश्री सतकर्णी ये अंतिम शक्तिशाली शासक थे, और अंतिम इसके जो शासक थे पुलमावी चतुर्थ इनके अंतिम शासक थे, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ 2-3 चीजें हैं। ये मातृ सत्तात्मक समाज थी, समाजवादी सत्तात्मक थी, लेकिन सत्ता अपने पुत्र को ही देते थे। और इनके समय में ही क्या किए थे, इन्होंने जो ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था। गुप्ता पीरियड में कुछ ज्यादा ही भूमि दान देना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने का शुरुआत किन्होंने किया था, इन्होंने ही करवाया था। आज हम लोगों ने मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। पिछले क्लास में मौर्य वंश के बारे में, और आज में मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ा, ठीक है। आगे हम जो पढ़ेंगे यवनों के बारे में पढ़ेंगे, हिंद यूनान और शक पल्लव के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। उसके बाद गुप्ता पीरियड चलेगा। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।